नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ेंगे राजस्थान जी के। और राजस्थान जी के में सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। इतिहास के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे चौहान वंश। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए यह है राजस्थान का मैप। यह है राजस्थान का मैप। तो अपन देखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मित्रों, यहाँ पर एक पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है आबू पर्वत। इस पहाड़ का नाम है आबू पर्वत। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करते थे। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करते थे। तो यहाँ क्या है कि आसपास की राक्षस जातियां इनके यज्ञ में विध्वंस डाल देती थी। इनके यज्ञ में विध्वंस डाल देती थी, विघ्न डाल देते थे। इन्होंने परेशान होकर एक अनुष्ठान का आयोजन किया और अनुष्ठान के माध्यम से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की, जिसमें पहला है प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य या सोलंकी, और चौथा है चौहान। आबू पर्वत वर्तमान में सिरोही जिले में इस सिद्धांत को अग्निकुंड का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को अग्निकुंड का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो, अग्निकुंड का सिद्धांत किस किताब में या किस ग्रंथ में दिया गया है, तो चंद्रबृहदि का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबृहदि का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो।
इस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया और यज्ञ के माध्यम से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की, प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी और सोहान वंश। इस प्रकार अग्निकुंड से चौहान उत्पन्न हुए। तो ये है अग्निकुंड का सिद्धांत, जो चौहानों के बारे में, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। अब देखो, 3 इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इस मत का समर्थन किया है। पहले इतिहासकार है मूणोत नैणसी। ये बूंदी महाराव राम सिंह जी के दरबारी कवि थे और इनके 2 ग्रंथ इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। वंश भास्कर एवं वीर सतसई। वंश भास्कर एवं वीर सतसई। दूसरे इतिहासकार हुए मूणोत नैणसी नहीं है, सूर्यमल मिश्रण है, जिनकी हम बात करेंगे। पहले इतिहासकार है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण बूंदी महाराव राम सिंह जी के दरबारी कवि थे और इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे। पहला ग्रंथ है वंश भास्कर, दूसरा है वीर सतसई। दूसरा ग्रंथ है वीर सतसई। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास है, बूंदी राज्य का इतिहास है, और वीर सतसई वीरों को जगाने का ग्रंथ है। तो ये हो गए पहले सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ अग्निकुंड का सिद्धांत कह रहा है पृथ्वीराज रासो, वो बात सही है और इस बात का मैं समर्थन करता हूं। दूसरे इतिहासकार हुए मूणोत नैणसी। दूसरे इतिहासकार हुए मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी ने भी इस बात का समर्थन किया। मूणोत नैणसी मारवाड़ के दरबारी, मारवाड़ राज्य के इतिहासकार रहे और महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट के दरबारी कवि थे। तो उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, मित्रों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मारवाड़ रे परगनारी विगत। अब देखो, 2 इतिहासकारों का समर्थन है। तीसरे इतिहासकार है कर्नल टोड। तीसरे इतिहासकार है कर्नल टोड। इन्होंने ये कहा
कि यहाँ पर राक्षस जातियां रहती थी और वशिष्ठ ऋषि को परेशान तो किया करती थी, पर इन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने अग्नि से वशिष्ठ ऋषि ने अग्नि से या यज्ञ से कुछ भी उत्पन्न नहीं किया। आबू पर्वत के आसपास विदेशी जातियां रहती थी या विदेशी लोग रहते थे। इन लोगों ने ही वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ की रक्षा की और उन्हीं विदेशी लोगों के वंशज राजपूत है। उन्हीं विदेशी जातियों के वंशज है जो राजपूत है, और ये समर्थन अप्रत्यक्ष समर्थन कहलाता है। ये समर्थन अप्रत्यक्ष समर्थन कहलाता है। ये एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अग्निकुंड के सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किसने किया? कर्नल टॉड ने। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रप्रदायी ने की, और चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे, और इस ग्रंथ को पूरा जलहरण ने किया, क्योंकि चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज के पीछे चले गए थे गजनी। इस कारण पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहरण ने किया इनके पुत्र ने। ये पूरा सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। पूरी की पूरी बात मैं दोबारा बता देता हूं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करते थे, अनुष्ठान किया करते थे। इस कारण आसपास की राक्षस लोग इनके यज्ञ में विघ्न डाल दिया करते थे, और विघ्न डालने पर इन्होंने यज्ञ के माध्यम से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की: प्रतिहार, परमार, सालुक्य एवं सोलंकी, या सोलंकी और सोहान। इस मत का समर्थन सूर्यमल मिश्रण ने किया। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर और वीर सतसई 2 ग्रंथ लिखे। सूर्यमल मिश्रण बूंदी महाराव राम सिंह जी की दरबारी कवि रहे, और बूंदी राज्य का इतिहास भी लिखा जो वंश भास्कर में है। उसके बाद में मूणोत नैण सिंह ने इस बात का समर्थन किया, और ये मारवाड़ राज्य के इतिहासकार रहे, और महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट के दरबारी कवि रहे, और इन्होंने मारवाड़ रे परगनारी विगत नामक एक ग्रंथ लिखा। और तीसरे हैं कर्नल टॉड, जो राजस्थानी इतिहास के भीष्म पिता माने जाते हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। ये पूरी की पूरी बात अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाती है, और अग्निकुंड के सिद्धांत से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें सोहान शामिल है, और अपन सोहान वंश की ही बात करते हैं। अब देखो आगे,
यह है राजस्थान का मैप। अब अपन देखते हैं दूसरा सिद्धांत। यहां एक क्षेत्र पड़ता है बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। बिजोलिया के अंदर एक मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ का। भगवान पार्श्वनाथ का। इस मंदिर में एक शिलालेख स्थापित है जो 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है। इसके रचयिता गौणभद्र एवं कायस्थ थे। रचयिता गौणभद्र एवं कायस्थ थे। और इसको उत्कीर्ण गोविंद ने किया। इस शिलालेख को उत्कीर्ण गोविंद ने किया। अब आगे देखो इसमें लिखा क्या है उसकी अब बात करते हैं। इसमें पहली लाइन लिखी गई है विप्रश्री वत्स विप्रश्री वत्स गोत्रे बुत। विप्रश्री वत्स गोत्रे बुत। इस लाइन का अर्थ है कि चौहान जो है वो ब्राह्मणों के वंश है। चौहान है वो ब्राह्मणों के वंशज है। इस बात का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत को ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं। चौहान है वो ब्राह्मणों के वंशज है। ये बात बिजोलिया शिलालेख में लिखी गई है और बिजोलिया शिलालेख वर्तमान में भीलवाड़ा में है जो भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में स्थापित है। तो एक दो बातें और भी है बिजोलिया शिलालेख में लिखी गई, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। यहां से ये उल्लेख मिलता है कि जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था। भीनमाल का पुराना नाम श्रीमाल था। बिजोलिया शिलालेख में जालोर के पुराने नाम जाबालीपुर का भी उल्लेख है और भीनमाल के पुराने नाम श्रीमाल का भी उल्लेख है। और बिजोलिया शिलालेख में यह भी लिखा गया है कि सांबर झील का निर्माण
वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था और वासुदेव चौहान की अपन आगे बात करेंगे। यहां पर शाकंभरी माता का भी उल्लेख है। ये हो गई बिजोलिया शिलालेख की बात और ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत की बात। ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है, जिससे बताया गया है कि चौहान जो है वो ब्राह्मणों के वंशज है और इस बात का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं, जो इतिहासकार रहे राजस्थान के। तो आगे देखिए, ये जो दो सिद्धांत थे, ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत और अग्निकुंड का सिद्धांत, इससे अपने को पता चलता है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि चौहान शुरुआत में थे कहाँ और उनका मूल पुरुष कौन है और उनकी राजधानी कहाँ रही शुरू में, उनकी कुलदेवी कौन है और कहाँ से शुरुआत हुई। तो देखिए, ये राजस्थान है। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है सांबर या शाकंभरी या शपादलक्स या शपादलक्स। इसके आसपास रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? चहमान। चहमान का परिष्कृत रूप ही चौहान है। चहमान का परिष्कृत रूप ही चौहान है और ये बात जयानक के पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में लिखी गई है कि चहमान का परिष्कृत रूप ही चौहान है। तो सबसे पहले अपने को पता चल गया कि चौहान थे कहाँ? सांबर में। तो इनका कोई आदि पुरुष या मूल पुरुष भी होना चाहिए। तो इनका आदि पुरुष है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 ईस्वी में अपने साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पर? सांबर में अपने साम्राज्य की स्थापना की और सांबर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष वासुदेव
चौहान है। तो देखिए, इनका आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान है और इनका राज्य जो है वो सांबर से शुरू होता है। अब इनकी राजधानी भी होनी चाहिए कि भाई अब राजा हो गया, साम्राज्य हो गया, तो राजधानी भी कहीं न कहीं होगी। तो इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर नागौर सांबर के चौहानों की राजधानी थी वो अहिछत्रपुर नागौर। तो अपन ये भी पता करते हैं कि सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन थी। सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता मानी जाती है। सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है और इनका मंदिर भी सांबर के पास में ही है। इनका मंदिर सांबर के पास में ही है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था और इस माता ने प्रकट होकर यहाँ पर फल फूल सब्जियां वगैरह बांटी थी। इस कारण इनका नाम शाकंभरी माता पड़ गया और शाक से मतलब शाक सब्जी ही होता है वैसे, तो इस कारण इनका नाम शाकंभरी माता पड़ गया। अब अपन आगे देखते हैं। सांबर को देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। देवयानी तीर्थ, सांबर को देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है और तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। तो ये हो गए शुरुआत में सांबर के चौहान। अब देखिए, वासुदेव के बाद राजा होते हैं गुवक प्रथम। गुवक प्रथम, इन्होंने अरसनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अरसनाथ मंदिर वर्तमान में सीकर में है। अरसनाथ जी सांबर के चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। अरसनाथ जी सांबर के चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। आगे देखिए, गुवक प्रथम के बाद राजा होते हैं चंदनराज। गुवक प्रथम के बाद में राजा होते हैं चंदनराज। चंदनराज दानी शासक थे। चंदनराज दानी शासक थे। इनकी पत्नी आत्म प्रभा रोज पुष्कर महादेव मंदिर में 1000 दीपक जलाया करती थी। रोज पुष्कर महादेव मंदिर में 1000 दीपक जलाया करती थी। इनकी पत्नी का नाम है आत्म प्रभा। आत्म प्रभा। अब आगे देखिए, इसके बाद में राजा होते हैं पृथ्वीराज
पृथ्वीराज प्रथम। इन्होंने 1400 चालुक्यों की हत्या कर दी थी। 1400 चालुक्यों की हत्या कर दी थी क्योंकि ये पुष्कर अजमेर में ब्राह्मणों पर आक्रमण करने आए थे। 1400 चालुक्यों की हत्या कर दी थी पृथ्वीराज प्रथम ने, क्योंकि ये पुष्कर में ब्राह्मणों पर आक्रमण करने आए थे। तो ये हो गए पृथ्वीराज प्रथम तक चौहान। अब देखिए आगे, इसके बाद में राजा होते हैं अजय राज। इसके बाद में राजा होते हैं अजय राज। अजय राज का शासन चलता है 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी। अजय राज का शासन चलता है 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी। इनके समय जो चौहान वंश का साम्राज्य विस्तार भी हुआ, तो अपन देखो क्या होता है इनका, कैसे साम्राज्य विस्तार होता है। ये राजस्थान है। शुरुआत में चौहान कहाँ थे? सांबर में थे। और अजय राज के समय क्या हुआ कि इनका साम्राज्य विस्तार हो गया और इनको लगा कि अब सुरक्षित स्थान देखना चाहिए, क्योंकि उस समय तुर्कों के और मुगलों के आक्रमण शुरू हो गए थे। तो इन्होंने यहां आकर यहां पर एक पहाड़ है, बीटली। इस पहाड़ का नाम है बीटली। बीटली पहाड़ का नाम है। सन 1113 ईस्वी में इन्होंने यहाँ बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उस दुर्ग का नाम रखा अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। और इसके बाद में इस पहाड़ी का नाम पड़ गया गढ़ बीटली। और सन 1113 ईस्वी में ही इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की इस पहाड़ी के नीचे। तो अब देखो, अजमेर नगर की स्थापना
सन 1113 ईस्वी में हुई। और ये एक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और कई बार सवाल भी पूछ लिए गए हैं। तो अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की, जो 1113 ईस्वी में है। तो अपन 4-5 नाम देख लेते हैं कि जो राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट शहरों के नाम हैं। यहां पड़ता है मारवाड़, वर्तमान में इसका नाम है जोधपुर। जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी। 1459 ईस्वी में हुई थी राव जोधा द्वारा। राव जोधा द्वारा। यहां पर एक नगर पड़ता है उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में राणा उदय सिंह द्वारा की गई। यहां पर एक शहर पड़ता है जयपुर। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा की गई। 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर की अजय राज द्वारा स्थापना की गई। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की गई राव जोधा द्वारा। 1559 ईस्वी में उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई। और 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई। तो ये 4 नगर है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रख लेना मित्रों। अब अपन आगे बात करते हैं। अजय राज ने अजमेर नगर और अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। अब और क्या काम करवाए अजय राज ने? इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए जिस पर अपनी रानी सोमलवती का चित्र अंकित था। और ये चांदी के सिक्के सोमलवती की याद में ही चलाए गए। और अजय राज ने उज्जैन के राजा नरवर्मन को भी पराजित किया और उसके सेनापति सुलहना को बंदी बनाया गया। तो अजय राज की इतनी बातें थी। सन 1113 में इन्होंने अजमेर दुर्ग और अजमेर नगर की स्थापना की और चांदी के सिक्के चलाए। सोमलवती की याद में उज्जैन के राजा नरवर्मन को पराजित किया और इसके सेनापति सुलहना को बंदी बनाया गया। कर्नल टॉड के अनुसार अजय मेरू दुर्ग की स्थापना अजय पाल ने की। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना अजय पाल ने की। अब देखो, इस दुर्ग को
अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान की कुंजी कहते हैं। राजस्थान की कुंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दुर्ग है वो राजस्थान के देखा जाए तो एकदम सेंटर में पड़ता है, एकदम सेंटर में पड़ता है। यहां से अगर आक्रमण होता है तो यहां से होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर ये राजा इस साइड आक्रमण करना चाहे तो भी यहां से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये राजा यहां आक्रमण करना चाहता है तो यहां से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इस कारण यहाँ के राजा अपनी मर्जी है आगे रास्ता दे या न दे, इस कारण यहाँ पे आक्रमण होते थे पहले, और आक्रमण के बाद यहाँ से जीतने के बाद आदमी जो राजा यहाँ का था या फिर यहाँ का या फिर यहाँ का या फिर यहाँ का, इसको जीतने के बाद ही आगे बढ़ पाता था। इस कारण इसको राजस्थान की कुंजी या चाबी कहते हैं कि इसको खोलने के बाद, अजमेर दुर्ग को खोलने के बाद ही दूसरी जगह जा सकते थे। सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, अजय मेरू दुर्ग पर हुए। वजह यही थी कि ये राजा अगर यहाँ आक्रमण करेगा तो इस पे पहले आक्रमण करना पड़ेगा, इसकी मर्जी है कि ये आगे बढ़ने या दे या ना दे, इस कारण पहले इस पर आक्रमण करना पड़ते थे और उसके बाद में यहाँ आना पड़ता था। ये राजा अगर इधर आक्रमण करना चाहता था तो सबसे पहले इस पर आक्रमण करना पड़ता था और उसके बाद में आगे जाना। इस कारण सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। सर्वाधिक देशी आक्रमण अजमेर दुर्ग पर हुए और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए। बटनेर दुर्ग वर्तमान में हनुमानगढ़ में है, क्योंकि तुर्क वगैरह इसी रास्ते से आते थे और सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करते ही पहला दुर्ग था बटनेर, और बटनेर पे आक्रमण करना ही पड़ता था क्योंकि ये पहले आगे बढ़ने नहीं देते तुर्कों को। इस कारण सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए। मित्रों, ये अरावली जो है ऐसे चलती है, अरावली ऐसे चलती है, तो ये अरावली के बीचों बीच है और इस कारण इसको अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अरावली का अरमान भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग को अरावली का अरमान भी कहते हैं। ये राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं क्योंकि ये एक संधि की तरह है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यूरोप और अफ्रीका के मध्य जल संधि है, जिसको जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, और ये जो है वो बीच में पड़ती है। जो जल संधि है वो
बीच में पड़ती है, और जो अजमेर दुर्ग है वो भी राजस्थान के एकदम सेंटर में पड़ता है, और इस राज्य के और इस राज्य के बिल्कुल बीच में संधि का कार्य कर रहा है। इस कारण इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक घोड़े की मजार भी है, मीरान साहब की दरगाह भी है अजमेर दुर्ग के अंदर। तो ये हो गई इस दुर्ग की बातें। और 1133 ईस्वी में अजय राज का देहांत हो जाता है पुष्कर अजमेर के अंदर। पुष्कर अजमेर के अंदर अजय राज के बाद अब देखो आगे। अजय राज के बाद राजा होते हैं अर्णोराज। अजय राज के बाद राजा होते हैं अर्णोराज। अर्णोराज का शासन चलता है 1133 ईस्वी से 1153 ईस्वी। तो देखो एक पहाड़ का नाम है बीठली पहाड़। दूसरे पहाड़ का नाम है नाग पहाड़। यहां पे अर्णोराज के शासक बनने के बाद तुर्कों का आक्रमण हो गया था अजमेर पर। तुर्कों का आक्रमण हो गया अजमेर पर। अर्णोराज और तुर्कों की आपस में लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते अर्णोराज ने तुर्कों को घेर कर यहां लेके आ गए इस दोनों पहाड़ियों के बीच में। यहां लाने के बाद में इन सारे तुर्कों की हत्या कर दी आक्रमण करके, जिस कारण सारे तुर्क मारे गए। और इस दोनों पहाड़ों के बीच में लाशों के ढेर लग गए। तो यहां पर बदबू मारने लग गई जबरदस्त। यहां से एक नदी निकलती है, लूणी नदी। नागपहाड़ से नदी निकलती है लूणी नदी। लूणी नदी को स्थानीय भाषा में चंद्रा कहा जाता है। लूणी नदी को स्थानीय भाषा में चंद्रा कहा जाता है। यहां से एक पानी का खाड़ा निकाला और यहां पर सारा का सारा पानी यहां पर दिया। कुछ दिनों के बाद में ये जमीन यहां से साफ हो गई। साफ तो हो गई मगर यहां पे एक गड्ढे टाइप गड्ढा बन गया। यहां पर अर्णोराज ने एक दीवार का निर्माण करवा दिया। दीवार का निर्माण करते ही
एक झील का निर्माण हो गया और उस झील को अनासागर झील कहते हैं। उस झील को अनासागर झील कहते हैं और इस झील का निर्माण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया। अनासागर झील अजमेर में है और उसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया, जो 1137 ईस्वी में करवाया। अब देखो आगे, इसी अनासागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। इसी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया जहांगीर ने और बाग में 12 दरी का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस बाग को सुभाष उद्यान कहते हैं। सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी बाग में जहांगीर की पत्नी नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण किया और राजस्थान ने सर्वप्रथम पहली बार इत्र का निर्माण करने वाली अस्मत बेगम थी, जिसने गुलाब के फूलों से इत्र का निर्माण करवाया। जहांगीर ने नाग पहाड़ में चश्मा ए नूर झरने का भी निर्माण करवाया। चश्मा ए नूर नाग पहाड़ में झरने का निर्माण करवाया। तो ये तो हो गई अनासागर झील की बात। अनासागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया 1137 ईस्वी में। अब देखो दूसरा काम क्या करवाया, यह है पुष्कर झील, जो अर्ध संद्राकार है। पुष्कर झील, इसी झील के किनारे अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी बात अर्णोराज ने पुष्कर झील के किनारे वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर झील है जो अर्धचंद्राकार है। इसके बाद में सोहान चालुक्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। सोहान चालुक्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता, शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करते थे। पहला संघर्ष अर्णोराज वर्सेज
अर्णोराज वर्सेज सिद्धराज जय सिंह के बीच हुआ। इसमें विजयी अजय अर्णोराज हुए और विजयी होने के बाद में सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ में किया और उसके बाद में संघर्ष खत्म हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि अर्णोराज और कांचन देवी के मध्य विवाद शुरू हो जाता है। कांचन देवी के मध्य विवाद शुरू हो जाता है। विवाद होते ही चौहान और चालुक्य संघर्ष वापिस शुरू हो जाता है। उस समय विवाद के समय सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। विवाह मृत्यु के बाद में इसका पुत्र होता है कुमारपाल सोलंकी। ये सबसे पहले आबू पर आक्रमण करता है। आबू पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में अर्णोराज पराजित हो जाते हैं। इस आक्रमण में अर्णोराज पराजित हो जाते हैं। आबू तो ये जीत लेता है पर अजमेर नहीं जीत पाता है। कुमारपाल सोलंकी इस युद्ध में आबू जीत लेता है लेकिन अजमेर नहीं जीत पाता है। दूसरी बार आक्रमण करता है ये अर्णोराज पर। दूसरी बार ये अजमेर जीत लेता है। अजमेर जीतने पर इसने अर्णोराज से भारी रकम ली, हाथी घोड़े, और अर्णोराज को अपनी पुत्री जलहणा का विवाह कुमारपाल से करना पड़ा। अर्णोराज को अपनी पुत्री जलहणा का विवाह कुमारपाल से करना पड़ा। तो ये कहानी थी चौहान और चालुक्य की संघर्ष। कांचन देवी और अर्णोराज का विवाद ग्रंथ है एक। जय सिंह सूरी का हमीर मन मर्दन। राज शेखर का
राजशेखर का ग्रंथ है प्रबंध कोश, प्रबंध कोश और सुंदर चरित्र। ये दोनों जयसिंह सूरी का हमीर मनमर्दन ग्रंथ और राजशेखर का प्रबंध कोश और सुंदर चरित्र, ये ग्रंथ कहते हैं कि अर्णोराज और कंचन देवी के मध्य विवाद हो गया था। विवाद के कारण कुमारपाल सोलंकी ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने पर अर्णोराज की पराजय हो गई। पराजय के कारण उसको भारी भरकम रकम चुकानी पड़ी और जलाना का विवाह कुमारपाल सोलंकी से करना पड़ा। दो ग्रंथ, एक जैन श्रावक है हेमचंद्र का ग्रंथ है दव्याश्चर्य और दूसरा ग्रंथ है मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। ये दोनों भी ग्रंथ यही कहते हैं कि गलती जो थी वो अर्णोराज की थी, गलती अर्णोराज की थी और ये हो गया अर्णोराज का शासन। इसके बाद में देखो क्या होता है। अर्णोराज के 3 पुत्र होते हैं। अर्णोराज के 3 पुत्र होते हैं। पहले का नाम है जगदेव, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है सोमेश्वर, जगदेव 1133 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या कर देता है और 1153 ईस्वी में अपन जगदेव खुद राजा बन जाता है। इसका शासन चलता है 1153 से 1168 ईस्वी, 1158 ईस्वी, 1153 से लेकर 1158 ईस्वी। जगदेव चौहान साम्राज्य के इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। जगदेव चौहान इतिहास के अंदर पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में 1158 ईस्वी में सामंतों की सहायता से विग्रहराज चतुर्थ ने जगदेव पर आक्रमण किया और जगदेव को पराजित करके 1158 ईस्वी में खुद राजा बन गया। इनका शासन चलता है 1158 ईस्वी से 1168 ईस्वी और ये भाई साहब गुजरात चले गए अपने ननिहाल। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और इसका लिखेंगे भी। तो नमस्कार, आगे हम अगले
पार्ट में इसका सारा वर्णन लिखेंगे। नमस्कार मित्रों।